हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्पीड। आज हम कक्षा 6 के हिस्ट्री का अध्याय 3 आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो ये क्या था, हमारा भारत का सबसे पुराना क्या था, शहर था, जिसे हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब हुआ था? इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। जब हमारे यहाँ क्या था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय क्या हुआ था, हड़प्पा की खोज हुई थी। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसे अब देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे पुराने भवन का संरक्षण। अब एक चैप्टर का शुरुआत किया गया है जहाँ पे क्या था, पुराने भवन का संरक्षण करके कुछ बातचीत किया गया है कि पुराने भवन को संरक्षित किया जाए। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा कैसा कैसा था। तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार 150 साल पहले जब क्या था, पंजाब में पहली बार 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में क्या था, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंट मिल जाएगी। अब उन लोगों को ये समझ में आया कि ये तो खंडहर है, यहाँ से अच्छा ईंट मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रेलवे लाइन अच्छे से बिछा लेंगे। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट ये लोग क्या लाए, उखाड़ लाए, यहाँ वहाँ से ईंट के क्या उखाड़ लाए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इसमें कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गए। इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविद ने इस स्थल को ढूंढा। अब 80 साल पहले, इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब क्या, जब उन लोगों ने 25 साल पहले इनको ढूंढा, तब पता चला कि नहीं, ये जो खंडहर है ये भारत का सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में अब सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया। या उसके बाद हड़प्पा जैसा ही मोहनजोदड़ो, बहुत सारा जो ये क्षेत्र था वो मिला, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया ना, इसीलिए बाद में पुरातत्वविदों ने इन सारी सिमिलर जो क्या था जगह था, उस सब का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया। उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व माना जाता है। इस बुक में 2000 का आरंभिक बिंदु माना गया है, इसलिए 4700 वर्ष पहले क्या था, हड़प्पा का क्या विकास हुआ था। तो क्वेश्चन रहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ, तो 4700 साल पहले हुआ। अब क्या है, इन नगरों की क्या विशेषता थी, हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात राज्य, कहाँ कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, तो आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सारी जगहों पे हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, इन सभी चीज़ें क्या हैं, उन्हें मिली हैं इन सारी जगहों से। इन नगरों की क्या विशेषता, या हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनकी क्या विशेषताएं थी। तो इन नगरों में कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगरें थे उन्हें 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग क्या था, छोटा होता था, लेकिन क्या ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी भाग जो था बड़ा होता था, लेकिन यह नीचे बना होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को क्या कहा, जो कि पूर्वी हिस्सा में बना होता था, उसे निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अब दोनों हिस्सों का क्या 4 दीवारी थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इनकी ईंट इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद भी इनकी दीवार खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत बने। ये लोग क्या थे, जब दीवार बनाते थे उससे पहले ईंट की अच्छे तरह से पकाई करते थे, अच्छे तरह से उसे पकाते थे, जैसे क्या ईंट बहुत मजबूत हुआ, दीवार बहुत खूब मजबूत बने। कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग जिसे पश्चिम हिस्से में बनाया जाता था और ऊंचे स्थानों पर बनाया जाता था, उसे नगर दुर्ग कहा गया है।
मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब मिले हैं। अब ये क्वेश्चन रहता है कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार, जिसे खास तालाब जिसे स्नानागार कहा गया है, तो कहाँ पे स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ईंट और प्लास्टर, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब पानी जो ब्रिज के नीचे चला जाए उसे रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाया गया था। इस सरोवर में 2 तरह से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। अब इस स्नान घर में ये क्या महान स्नानागार में उतरने के लिए 2 तरह से क्या थे? सीढ़ियाँ थी। 2 तरह से सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे बने थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए पानी, जैसे स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाले जाते थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग के बाद क्या था? इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक क्या थे? विशिष्ट अवसरों पर स्नान करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में कालीबंगा और लोथल क्या है? गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो यहाँ से क्या अग्नि कुंड मिले हैं, जैसे हवन उवन होते होंगे, जहाँ संभवतः यज्ञ हो जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगिरी, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल ये सब जो नगरें हैं उसमें क्या बड़ा बड़ा भंडारगिरी मिला है, जहाँ पे भंडार किया जाता था। अब क्या है? महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है, ये है क्या? यहाँ उसका एक चित्र दिखाया गया है, महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, यहाँ पे ये क्या है? हड़प्पा के जो नगर हैं उसमें ईंटों की चिनाई करता है एक मजदूर है। भवन, नाले और सड़क। भवन, अब क्या हड़प्पा सभ्यता के शहरों में भवन, नाले और सड़कें कैसे थी? अब ये तो बड़ी अच्छे ही सड़कें थी और नाले थी, क्योंकि क्या था, वहाँ से ही हड़प्पा सभ्यता से ही लोग क्या है नगर, हड़प्पा सभ्यता के नगर से ही लोग सड़क और क्या है नगर को व्यवस्थित करने के तरीके सीखे हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता के घर हैं वो 2 मंजिल होते थे, मतलब 1 मंजिल भी 2 मंजिल भी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। घर में बीच में आंगन होता था, चारों ओर क्या था? कमरे थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, मतलब कि सब घरों में नहीं, अधिकांशतः घरों में क्या अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। अब कई नगरों में क्या नगर ही शहर ही तो है, तो वहाँ पर ढका हुआ नाला था। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। अब इसे अच्छे से सीधी लाइन में क्या था? बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी और सब नाली में जो था उसमें अच्छा ढलान होता था ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। अब घर के नाली को क्या था? सड़क के नाली से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। बड़े नालों में क्या था? मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इसे जगह जगह पर मेन होल बनाया जाता ताकि इसके जरिए इनकी देखभाल की जा सके और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, जैसे कि बिना योजना के कुछ नहीं किया जाता था। जैसे कि पटना शहर बिना योजना के बसा हुआ है, कहीं पे भी घर, कहीं पे भी नाला, कहीं पे भी सड़क। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के नगर था वो घर, नाला और सड़क सब अच्छे तरीके से योजनाबद्ध करके बनाया जाता था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के जो राजा होते होंगे वो बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध होते होंगे। अब क्या है? नगरीय जीवन। और हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर, जिसे नगर की योजना बनाने वाला जो अभी बोले तो इंजीनियर, तो उस समय को भी हम इंजीनियर कह के ही संबोधित कर देते हैं, जो कि क्या इंजीनियर होते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, जिसे हम क्या उस समय के शासक कह सकते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दराज से धातु, अब जो शासक थे वो लोगों को क्या करते थे? भेज कर दूर दराज से क्या धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें क्या मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए, मतलब जो लिपिक थे वो उसका अवशेष कुछ बच नहीं पाए जिसे क्या पता लगाया जा सके। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष
स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ के उपयोगी वस्तुएं लाते थे और वहाँ से क्या अपने यहाँ के उपयोग की वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुंदर देशों की किस्से कहानियाँ, जैसे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो प्रचलित हैं उसे लाते थे, यहाँ से ले जाते थे। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। अब यहाँ क्या है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और वहाँ पे एक नाला बना हुआ है जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। उसके ऊपर एक कुआं है और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये सब क्या है, हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन इसे क्या कहा गया है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है इसे। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने, ये सब क्या है, खिलौना है। ये सब क्या है, खिलौना है। अब नगर और नए शिल्प। अब ये हमारा बाट है। अब ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये सब क्या है, बाट है हमारा। बाट जो जिसे नाप तोल किया जाता था, ये कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया होगा। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया होगा। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए किया जाता होगा। जैसे बहुमूल्य चीज़ों को तौलने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। मध्य में बाएं मनके, ये सब क्या है, मनका है। ये क्या है, मनका मतलब क्या, गहना। इनमें से कई कर्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं, मतलब पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते हैं। इनके बीच छेद किया जाता है ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं में धारदार फलक, ये क्या है, धारदार फलक है। कढ़ाई वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति को मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो मूर्ति है, कढ़ाईदार मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके वस्त्र कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कितना अच्छा, मतलब सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। अब नगर और नए शिल्प। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। हड़प्पा के नगरों से, खासकर क्या, हड़प्पा के नगरों से। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। मतलब कि पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे और सोने चांदी के धातुओं से बनाई गई मिली है। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। मतलब तांबा और कांसा दोनों को मिलाकर, तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। उसी का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, वो तांबा और ये कांसा से परिचित थे, बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन, सोना चांदी से तो परिचित थे ही। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। मनके, बाट और फलक यहाँ जो मिली है आकर्षक वस्तुएं वो हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। अब यहाँ पे मुहर है, इसमें क्या है, जानवर के चित्र बने हुए हैं। मुहर है जिसमें मुहर मार कर, जैसे कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा व्यापार में, तो वहाँ पे मुहर मार कर जाता होगा, इसीलिए यह क्या है, मुहर है। जानवरों के चित्र मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसे हम ऊपर देख चुके हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब 7000 साल पहले मेहरगढ़, जहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ उगा था, वहाँ पे सबसे पहले कपास की खेती होती थी। मतलब सबसे पहले कपास की खेती होती थी वहाँ पे। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान मिले हैं। मेहरगढ़ से कपड़े के टुकड़े मिले हैं, चांदी के फूलदान मिले हैं, अन्य तांबे की वस्तुएं के चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। मतलब सूत काटने के लिए कपड़े भी लोग उस समय बनाते थे।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। मतलब बहुत सारे जो चीज़ें वहाँ पे बनती थी वो विशेषज्ञ ही बनाते थे जो खास प्रशिक्षित होते थे। जैसे पत्थर तराशना अब कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता था, तो वो प्रशिक्षित लोग करते थे। मन के चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मतलब ये सारी 28 जो पृष्ठ संख्या उस पर दिखाया गया है। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये कितना अच्छा ढंग से, तो कोई एक चित्रकार जो प्रशिक्षित होगा वही ने ये बनाया होगा, कोई आम आदमी थोड़े बना सकता है ये। उसकी दाढ़ी कितनी सुंदर दिखाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब क्या है, फेयरनेस का फ्रेयंस शब्द आया है, उसके बारे में बताया गया कि फ्रेयंस क्या है। फ्रेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और शंख जो प्राकृतिक चीज़ें हैं प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। अब ये क्वेश्चन रहेगा कि फ्रेयंस को कैसे तैयार किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो फ्रेयंस को कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों से बालू या मतलब स्फटिक पत्थर, बालू या पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू और पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री गहरे होते थे। फ्रेयंस से मन के चूड़ियाँ, बालू और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब फ्रेयंस से मन के चूड़ी, ये क्या छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। अब कच्चे माल कहाँ से आता था हड़प्पा सभ्यता में? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चे माल जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी हुआ कच्चा माल, धातु हुआ अयस्क, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। यह प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, कच्चे माल हैं, इनसे दूसरा चीज़ भी बनाया जाता था। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे एक उदाहरण है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिल जाती थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। जैसे कि कोई धातु लाना हुआ तो अलग जाना पड़ता था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वहीं पे मिल जाती थी। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ तो यहाँ पे बता ही दिया गया है। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अब तांबा कहाँ से वो लोग मंगवाते थे? तो राजस्थान से क्या था, तांबा मंगवाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु। अब कांसा कैसे बनाते थे? तो तांबा के साथ एक धातु मिलाते थे, धातु टीन का आयात। तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। अब कांसा बनाते थे कैसे? तांबा प्लस टीन को मिलाकर ये लोग कांसा बनाते थे। तो तांबा कहाँ से? तांबा तो वो लोग कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से मंगवाते थे। और टीन मंगवाते थे अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर। अब सोना कहाँ से मंगवाते थे? कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगवाते थे। और ईरान और अफगानिस्तान से सब सारी चीज़ें मंगवाते थे। अब ये क्या है, यह चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया करते थे, ये एक अनुमान के तौर पर बताया गया कि इसी से क्या था, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें मतलब कि ले जाया करते होंगे लोग। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? हड़प्पा के लोग यातायात के लिए जलमार्ग और स्थल मार्ग का उपयोग करते होंगे।
नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसे लोग इकट्ठा करते थे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे गाँव में। अब नगर में रहने वाले लोग के लिए भोजन कहाँ से आएगा, गाँव से आएगा। और जानवर पालते थे गाँव में रहने वाले लोग। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहते थे। किसान और चरवाहा, किसान जो खेती करता था, जो पशु पालता था, वो क्या था, चरवाहे ही शहरों में रहते थे। चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और किसान और चरवाहे जो थे वो शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। अब अभी भी तो वही परंपरा है ना। गांव में रहने वाले लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, और शहर में रहने वाले लोगों को मतलब यहीं से तो अनाज जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का उपयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बने होते थे। अब हड़प्पा सभ्यता में क्वेश्चन रहेगा कि लकड़ी के हल किस सभ्यता में मिले हैं, मतलब कि कौन से युग में मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। वैदिक सभ्यता इस समय तो नहीं मिला है। वैदिक सभ्यता में तो लोहे का उपयोग होने लगा था, तो क्या था, लकड़ी का हल कहाँ मिलेगा, तो हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बने थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब हल तो नहीं मिल पाया, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलें की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। मतलब बस्ती के आसपास तालाब और चारागाह होगा तभी तो लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता होगा। ये क्या है, ये हल है, हल के टाइप का एक खिलौना है, ले जाया जाता था। वे भेड़ जैसे फलों को इकट्ठा करते हैं, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, जिसे लोथल गुजरात में है, जिसे बंदरगाह नगर कहते हैं, उसका क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण है। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। धौलावीरा, लोथल, ये सब क्या है, गुजरात में ही है, जो बंदरगाह नगर थे। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। वहाँ जो बंदरगाह नगर होंगे तो जलोढ़ मिट्टी आएंगी, नया मिट्टी हर बार आएंगी, तो क्या था, ज़मीन तो उपजाऊ होगा ही। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में। अब हड़प्पा सभ्यता को शुरू में ही देख लिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 2 प्रकार की नगरें थी। एक नगर दुर्ग था, एक निचला नगर था, और क्या था, धौलावीरा जो था 3 भागों में बटा हुआ था उसका नगर, 3 भागों में। इसमें हर हिस्से में चारों ओर पत्थर के ऊंचे ऊंचे दीवार थे। अब तीनों भागों में जो बटा हुआ नगर था उसके हर हिस्से में ऊंचा ऊंचा दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर के एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ एक अलग तरीके के क्या मिला है, अभिलेख लकड़ी पर जरा मिला है, जो कि धौलावीरा में मिला है। लेकिन आमतौर पर हड़प्पा में जो मुहर था छोटी वस्तुओं पर मिले हैं, लेकिन वहाँ पे लकड़ी पर एक मुहर मिला है धौलावीरा में, जो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर, अब कीमती पत्थर कहाँ से आता था, तो लोथल से आता था। कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। मतलब यह तालाब के बारे में बता रहे हैं, जो नीचे तालाब है। बंदरगाह का नगर रहा होगा, बंदरगाह नगर। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती होंगी, समुद्र से जो व्यापार होता होगा यहाँ पे रुकती होंगी। समुद्र यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, व्यापार किया जाता होगा। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे, जहाँ कीमती पत्थर जैसे धातु, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी था।
इस भंडार गृह के कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी के पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली है, जिससे पता चलता है कि क्या गुजरात में जो लोथल है, धौलावीरा है, ये सभी क्या था, बंदरगाह नगर था, जहाँ पे क्या यातायात के साधन भी थे, जो पानी के जरिए होता था, मतलब कि क्या जहाज से होता था, और यहाँ पे सामान रुकती थी और यहाँ से सामान का आयात और निर्यात होता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। और मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। अब क्या है मुहर, ये सारी है मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों। अब मुहर का प्रयोग कैसे होता है, अभी भी कोई एक सामान का आता जाता है तो वहाँ पे मतलब कि जो बोरी में सामान रहता है उसको सिल दिया जाता है, वहाँ पे मुहर मार दिया जाता है, जैसे कि पता चलता है कि इस मुहर को कोई तोड़ेगा तो पता चल जाएगा कि सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है। तो वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता में भी लोग ऐसे ही करते होंगे। जैसे मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उसके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंद कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब क्या सभ्यता के अंत का रहस्य। अब सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग क्या है, लेखन का प्रयोग भी बंद हो गया, मुहर भी नहीं बना, वाट भी जो था नाप तोल करने वाला, वो सब का प्रयोग बंद होने लगा। दूर दूर से कच्चे माल का आयात निर्यात कम गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए। जो मोहनजोदड़ो बहुत ही अच्छा नगर था, वहाँ पे कचरे का ढेर लग गया। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। मतलब क्या था, जब जल निकासी प्रणाली नष्ट होगा, सड़कों पे कचरे के ढेर लगेंगे तो क्या होगा, सभ्यता का अंत होगा। मतलब कि दुनिया का अंत होने का ये क्या संकेत है, जो कि अभी का जो ज़माना है उसमें भी बहुत सारे जगहों पे ऐसे देखने को मिलता है कि कचरा का तो कहीं कोई निर्धारित स्थान है नहीं, कहीं पे भी लोग फेंक देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा देखा गया था, तो एक अनुमान लगाया गया था कि एक सभ्यता नष्ट होने वाली है और सड़कों पर ही झुग्गी झोपड़ी घर बनने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है, बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है कि ये सब चीज़ कैसे हुआ। नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि, मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। अब कोई कहेगा कि नदियाँ सूख गया तो पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा। अब कहेगा कि कोई बोला कि नहीं, जंगल विनाश हो गया। इसका कारण यह है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत नहीं थी। अब जंगल विनाश हो गया तो ईंट नहीं पकेगा तो कैसे मकान बनेगा। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह नहीं मिलेगा। घास वाले मैदान समाप्त होते गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गए। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। मतलब ऐसा कुछ और एक बात है कि लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। अब क्या हो गया, सब बस्तियां क्या उजड़ने लगा। तो क्या हो गया, सब लोग इधर उधर जाकर अपना छोटा छोटा बस्ती, फिर से गांव टाइप बसने लगे नगर को छोड़कर। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत की कोई एक कहानी नहीं है। इसमें कोई कहेगा कि पर्यावरण बदलाव हुआ, क्या जंगल नष्ट हो गए, नदी सूख गई। मतलब बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है। कोई एक खास मत नहीं है इसमें कि नहीं यही हुआ, जैसे कि आक्रमण हो गए, राजा का नियंत्रण खत्म हो गया, ये सब नहीं है। तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इसमें बहुत सारे ये स्टेटमेंट थे। तो मतलब कि स्टेटमेंट होंगे तो ये नहीं न रहेगा कि इसमें एक तरीका से ख़त्म हुआ। नहीं, एक तरीका से नहीं, बहुत सारे तरीक़ा से ख़त्म हो गया, जिसका कोई एक अनुमान नहीं है। अन्यंत्र, अब हर एक चैप्टर में एक अन्यंत्र देता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय ही अलग जगह पर कुछ और हुआ है, उसके बारे में देखना है। अपने एटलस वर्ड मिस्र
मिस्र एक देश है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र रेगिस्तानी देश है। लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी और हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। वहाँ के जो राजा थे वो सोना चांदी, हाथी दांत सब लाने के लिए दूर दूर तक भेजते थे। इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड का बड़ा बड़ा मकबरा बनवाया, जिसे पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। मिस्र में सुरक्षित रखा जाता है, मतलब सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मम्मी मतलब कि शवों को कपड़ों में लपेट कर इस पिरामिड में सुरक्षित रखा जाता है, जैसे शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनके खाद्यान्न, पेय पदार्थ, मतलब कि जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्या दफनाई जाती थी। हथियार वगैरह वगैरह सभी चीज़ें, सेविकों को भी दफना दिया जाता था बहुत राजा लोग के शवों के साथ। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया है। मतलब कि उस समय के और बहुत सारे जगहों पर शवों को दफनाने का तरीका देखें तो मिस्र में सबसे ज़्यादा लोग धन दौलत खर्च किया करते थे शवों को दफनाने में मिस्र में। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्या है, ये सारी जो क्वेश्चनें हैं इसको अब अगर ध्यान से पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए ऐसे भी, लेकिन उतना आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब उपयोगी शब्द है, नगर है, नगर दुर्ग है, शासक है, लिपिक है, मुहर है, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। अब तांबा कहाँ से आता था, तो फिर से याद करते हैं। तांबा राजस्थान से आता था, सोना कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से, गुजरात से आता था। हड़प्पा के लोग के लिए धातुएं, लेखन, हथ पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, मतलब ये सारी काम वो लोग करते थे, इसलिए सारी क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती 700 साल पहले हुआ करती थी, जब क्या था, कृषि का विकास हुआ था। उसी समय नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता, नगरों का विकास मतलब शहर। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले क्या हुआ, हमारा हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। अन्य नगरों का विकास लगभग 250 साल पहले। अब 2500 साल, मतलब वही 2500 साल पहले। तो अब नया नगर जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा नया नगर, तो ये होगा क्या, नया नगर बनेगा वो पटना के आसपास बिहार में, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के समय जो नगर बनेगा वही होगा नया नगर। फिर से एक नया नगरीकरण आएगा, जो कब आया था, 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता, तो अब फिर से आएगा 2500 साल पहले ये जो हमारा नगर आएगा, फिर से नगर बनेगा। उसके बाद 4700 साल के बाद नगरीकरण के बाद फिर से क्या हो गया था, ग्रामीण जीवन हो गया था। ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसको अच्छे से क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा आप लोग, तो क्या होगा, इस सारी क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन सीटेड पूछ दे या फिर कोई भी एग्जाम, तो ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।